हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो पॉइंट चल रहा था वो था डीसी जनितर, जिसके अंदर अपन लगभग 331 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। और इस वीडियो में जो अपन बात करेंगे वो करेंगे 332 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए होते हैं। अपने पास जितने भी इलेक्ट्रिकल के एग्जाम होते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, और ये बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आप वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस प्रकार उत्तर आएगा और क्यों आएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक भी करना, शेयर भी करना, और साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लेना। चलते हैं वीडियो पर। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। एक मोटर के रूप में संचालन करते समय एक संचयी रूप से कंपाउंडेड लॉन्ग शंट जनित्र होगा। यानी मेरे पास लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र है। ठीक है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र, वो भी कौन से वाला, कम्युलेटिव। अगर मैं उसको मोटर बनाता हूं, यानी पहले क्या था वो मेरे पास इस प्रकार जनित्र था कंपाउंड वाला, कम्युलेटिव कंपाउंड, यानी इस प्रकार। इस प्रकार क्या था मेरे पास कोई जनित्र, ये अपने को पहले बाहर सप्लाई दे रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका उल्टा, इसको मैं खुद सप्लाई दे रहा हूं, मोटर बना रहा हूं इसकी। तो किस प्रकार की मोटर बनेगी, वो बनेगी डिफरेंशियल प्रकार की, डिफरेंशियल प्रकार की लॉन्ग शंट मोटर। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, निम्नलिखित आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट का गठन होता है। दो कम्यूटेटर बारों के बीच में विद्युतरोधी विफलता, क्वाइल के दो टर्नों के बीच में विद्युतरोधी विफलता, एक ही क्वाइल के दो या अधिक टर्नों की ग्राउंड करके, इनमें से सभी। देखिए, अगर मेरे पास कोई कम्यूटेटर है उसके ऊपर क्या कटे होते हैं, खांचे। ठीक है, इनसे जुड़ी होती है मेरे पास कोई क्वाइल। अगर इन दोनों के मध्य ये दोनों टच हो जाएं, उसमें क्या होगा, अपने पास स्पार्किंग होती है। इसका मतलब इसी क्वाइल के अंदर क्या होगी, स्पार्किंग। यानी क्वाइल के दो टर्नों के बीच में विद्युतरोधी विफलता, यानी कि इनके बीच में विद्युतरोधन भरा गया था, वो क्या हो चुका है, बेकार हो चुका है। उस टाइम क्या होती है अपने पास, स्पार्किंग। उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ब्रशों के तीव्र घिसाव का कारण क्या होता है। धूल से घर्षण, अत्यधिक स्प्रिंग प्रेशर, खराब कम्यूटेटर बार, उपरोक्त सभी। अगर मेरे पास ब्रश ज्यादा घिस रही है, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा रहा होगा उसके ऊपर, उसके अंदर मिट्टी भी ज्यादा रही होगी। अगर मिट्टी ज्यादा होगी तो कभी ब्रश कूदेगा, कभी इधर कूदेगा, कभी इधर कूदेगा, तो वहां पे घिसाव ज्यादा होगा। अगर खराब कम्यूटेटर बार हो चुकी है तो भी वहां पे ब्रश क्या होगा, ज्यादा घिसेगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या रहेगा, उत्तर डी। सभी क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, प्रत्येक इक्विलाइजर रिंग के लिए टेपिंग की संख्या खाली स्थान के बराबर होती है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले करवा भी चुका हूं। इसका उत्तर क्या आएगा, पोलों के जोड़ों की संख्या। जितने पोल के जोड़े होंगे, यानी मेरे पास अगर 4 पोल है तो जोड़े कितने होंगे, 2। तो 2 ही क्या होंगे वहां पे, इक्विलाइजर बार की टेपिंग होगी। उत्तर क्या आएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी जनित्र के रूप में माना जा सकता है, यानी डीसी जनित्र का दूसरा नाम क्या है, दिष्टकारी। दिष्टकारी बोलते हैं कम्यूटेटर को, तो जनित्र का ये नाम नहीं है। प्राइम मूवर, रोटेटिंग एम्पलीफायर। उत्तर क्या रहेगा इसका, रोटेटिंग एम्पलीफायर। क्योंकि डीसी जनित्र, एम्पलीफायर का मतलब होता है बढ़ाने वाला या विद्युत का उत्पादन करने वाला। तो जनित्र भी क्या विद्युत का उत्पादन करता है और ये बढ़ा भी सकता है। उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, किसी भी घूर्णन मशीन में वह हिस्सा जो चालक को रखता है जिसमें प्रेरित ईएमएफ का उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। यानी मेरे पास कोई घूमने वाली क्या है, मशीन, उसके अंदर कोई चालक है जिसके अंदर क्या पैदा होता है, ईएमएफ। तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्मेचर। ऑप्शन क्या आएगा, उत्तर उत्तर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी मशीन में स्ट्रे हानि का योग है कुल कॉपर हानि और यांत्रिक हानि। तो कॉपर हानि क्या होती है, चेंज होती रहती है बार बार, तो ये तो नहीं आएगा। आर्मेचर कॉपर हानि और लो हानि, तो यहां पर भी क्या आ गई, आर्मेचर कॉपर हानि, तो ये भी नहीं आएगा। संट फील्ड कॉपर हानि, तो यहां पर भी क्या आ गई, कॉपर हानि, तो ये भी नहीं आएगा। तो यानी आयरन हानि और यांत्रिक हानि दोनों क्या रहती है, स्थिर। तो इनको क्या कहते हैं अपन, स्ट्रे हानियां। क्या कहते हैं, स्ट्रे हानियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, लेप वाइंडिंग का बना होता है चालकों की किसी भी सम संख्या, चालकों की किसी भी विषम संख्या, वे सम संख्या जो पोल प्लस 2 का क्या हो सटीक गुणन। अगला क्या है, वे सम संख्या जो पोलों का क्या हो सटीक गुणन। देखिए अगर मेरे पास लेप वाइंडिंग है तो उसके अंदर चालकों की सम संख्या बराबर क्या लगती है, अपने पास सेगमेंट होते हैं, क्या होते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट, वो लगी होती हैं। अगर मेरे पास कौन सी वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग, तो वे सम संख्या के बराबर और 2 का क्या होना चाहिए गुणनफल, वो क्या लगे होंगे अपने पास कम्यूटेटर बार। उत्तर क्या है इसका, ए ऑप्शन, लेप के लिए ए रहेगा। अगर ये बात वेव के लिए आती तो क्या आता है इसका उत्तर सी आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी जनरेटर में यदि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ जाए तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। यानी फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ गया, फील्ड का प्रतिरोध बढ़ गया, इसका मतलब फील्ड की करंट का मान क्या हो गया, घट गया। अगर फील्ड की करंट का मान घट गया तो फाई का मान भी क्या हो गया, घट गया। अगर फाई का मान घटेगा तो फाई के समानुपाती कौन होता है, ई, तो ई का मान भी घट जाएगा यानी घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक टर्बो जनरेटर के लिए उत्तेजक है, यानी मेरे पास कोई टर्बो बोलते हैं अपन, जो ज्यादा स्पीड वाले जो जनरेटर होते हैं उनको टर्बो बोलते हैं, ठीक है। और टर्बो जनरेटर जो होता है उसके जो आर्मेचर होता है वो क्या होता है, पतला होता है थोड़ा, रोटर रोटर पतला होता है, लंबाई क्या होती है उसकी ज्यादा, वो होते हैं टर्बो जनरेटर में। उत्तेजक का काम कौन करता है, यानी फील्ड के अंदर जो सप्लाई दी जाती है वो कहां से दी जाती है, तो वहां पे एक जनरेटर लगा होता है उसका नाम होता है संट। अब संट का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि स्थिर वोल्टेज देता है। अब पूछ ले कितनी वोल्टेज देता है उस टाइम, उत्तेजक के रूप में अगर काम में ले अपन संट को तो कितनी वोल्टेज देगा, ये लगभग 110 वोल्टेज के आसपास ये देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर के संबंध में उत्पन्न वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से क्या होती है, कम। पहले फ्लैट का मतलब क्या होता है, स्थिर, फ्लैट का मतलब क्या होता है, स्थिर। तो उत्पन्न वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से कम होती है, नहीं होती, बराबर रहेंगी। तो उत्तर क्या है इसका, लोड के बावजूद वोल्टेज क्या रहती है, स्थिर रहती है, चेंज नहीं होती। फ्लैट के अंदर, ओवर के अंदर ज्यादा रहती है, और जो लो लेवल वाला होता है यानी लो लेवल उसके अंदर कम होती है, ओवर वाले के अंदर ज्यादा, और फ्लैट के अंदर स्थिर। तो ये तीनों जनरेटर तीन प्रकार के क्या होते हैं, कंपाउंड जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इनमें से कौन सा जनरेटर में नगण्य टर्मिनल वोल्टेज होगा जबकि नो लोड पे चल रहा है। यानी मेरे पास कौन सा जनरेटर ऐसा जनरेटर है जिसके अंदर वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, जीरो, जब वो जनरेटर किस पे चल रहा है, नो लोड पर। तो अपने पास एक ही होता है सीरीज जनरेटर, सीरीज को लोड लगाकर ही चलाया जाता है, तभी वो क्या देगा वोल्टेज, वरना क्या देगा वोल्टेज जीरो। ऑप्शन क्या है, सीरीज जनरेटर, संट, कंपाउंड, अलग से उत्तेजित जनरेटर। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन, सीरीज जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर पोल में किसी भी अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना निर्माण की स्थिति में होगा। यानी मेरे पास कौन सा जनरेटर ऐसा है जिसके अंदर मुझे रेजिड्यूल मैग्नेटिक की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सीरीज के अंदर पड़ती है, संट के अंदर भी पड़ती है, कंपाउंड के अंदर भी पड़ती है, किसके अंदर नहीं पड़ती, पृथक उत्तेजित जनरेटर के अंदर। पृथक के अंदर या तो अपन अलग से सप्लाई देते हैं या क्या करते हैं अपन अस्थायी चुंबक लगा देते हैं। अगर वो ऑप्शन में होता तो उत्तर क्या आता है इसका, पृथक उत्तेजित जनरेटर। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, उत्तर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ओवर कंपाउंड जनरेटर में पूर्ण लोड टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। जनरेटर कौन सा, ओवर वाला, तो ओवर के अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है, नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज का मान बढ़ेगा इसके अंदर, यानी कि नो लोड टर्मिनल वोल्टेज से क्या होगा, अधिक होगा। उत्तर क्या आएगा, सी ऑप्शन। अगर ये आता लो लेवल के लिए तो क्या आता है इसका उत्तर, बी ऑप्शन। अगर यही आता किसके लिए, मेरे पास फ्लैट के लिए, तो उत्तर क्या आता है इसका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर में पूर्ण लोड टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। यानी पूर्ण लोड तक टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, स्थिर। तो उत्तर क्या आएगा इसका, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज के बराबर रहेगा, चेंज नहीं होता फ्लैट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज भार पर ड्रॉप होता है क्योंकि निम्नलिखित सभी कारणों के सिवाय। ये कारण ऐसा है जो रियलिटी में सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है इसके अंदर। आर्मेचर प्रतिक्रिया, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया की वजह से अकेला नहीं होता, ठीक है। आर्मेचर प्रतिरोध ड्रॉप, तो लोड बढ़िया ड्रॉप पे जरूर होती है पर वहां पे वोल्टेज में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर के कारण कमजोर क्षेत्र, तो ये भी नहीं आएगा। उत्तर क्या आएगा डी ऑप्शन,
यानी कम्यूटेशन होगा तो वहां पे क्रॉस चुंबकन और प्रति चुंबकन दो दो प्रभाव हो जाते हैं एक साथ। इसी वजह से उसकी जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो बढ़ जाती है, और वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत कम। उत्तर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी जनरेटर में बाहरी प्रतिरोध आंतरिक अभिलक्षण माइनस आर्मेचर प्रतिक्रिया होता है, गलत बात है। तो बाहर का जो प्रतिरोध होता है इनका उनके साथ कोई संबंध नहीं होता। आंतरिक अभिलक्षण चुंबकीय अभिलक्षण माइनस ओमेगा ड्रॉप, तो आंतरिक अभिलक्षण ई ए आई ए के मध्य बनते हैं, या आर्मेचर की ईएमएफ और आर्मेचर करंट के मध्य, और चुंबकीय अभिलक्षण ई नोट आई एफ, ओमेगा ड्रॉप आई ए आर ए, इनके मध्य बनते हैं। अगर इसमें से इसके अंदर से ये वाला घटा दूं तो ये कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, बाहरी अभिलक्षण, यानी जो बाहर का अभिलक्षण वी एल आई एल आएगा कैसे, चुंबकीय अभिलक्षण बोलते हैं नो लोड को। नो लोड की जो वोल्टेज है उसके अंदर से अगर मैं ओमिक ड्रॉप घटा दूं, यानी आई ए आर ए घटा दूं, और उसके अंदर से आर में से प्रतिक्रिया की वोल्टेज भी मैं उसके अंदर से घटा दूं, जो बचेगा वो मुझे लोड भी मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है, इसका सही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 हर्ट्ज का एक ज्यावक्रीय वोल्टेज एक शंट जनरेटर के क्षेत्र में लागू किया जाता है, आर्मेचर में वोल्टेज तरंग क्या होगी। कितनी देर है, 5 हर्ट्ज। अगर मेरे पास कोई भी वाइंडिंग हो या कोई भी क्वाइल हो उसके अंदर सप्लाई दी जाती है, तो वहां पे जो पास पड़ी क्वाइल होती है उसके अंदर भी सेम ही होती है। उत्तर क्या है इसका, बी ऑप्शन, 5 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक 220 वोल्टेज डीसी जनरेटर पूर्ण गति पर बिना किसी उत्तेजना के चल रहा है, खुला परिपथ वोल्टेज होगा। अगर मेरे पास कोई भी जनरेटर नो लोड पे चलता है फुल गति पर, तो वहां पे ज्यादा वोल्टेज पैदा नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्यों, करंट बह नहीं रही। जब लोड बढ़ेगा तभी करंट बहती है, करंट बहती नहीं है, इसका मतलब वोल्टेज का मान भी क्या रहेगा, कम। तो लगभग कितना रहता है, 2 से 5। तो उत्तर क्या है इसका, बी ऑप्शन, 2 वोल्टेज। अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज भी आता तो उत्तर क्या होता अपना, 5 वोल्टेज। 2 से 5 वोल्टेज ही होता है, ज्यादा नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बाह्य उत्तेजित जनरेटर जो कि निर्धारित लोड को सप्लाई कर रहा है और आर्मेचर प्रतिक्रिया हमेशा उपस्थित होती है, हमेशा अनुपस्थित होती है, कभी कभी होती है, इनमें से कोई नहीं, तो हमेशा होती है आर्मेचर प्रतिक्रिया। लोड बढ़ेगा चाहे जनरेटर चाहे कौन सा भी क्यों ना हो, तो वहां पे हमेशा और हमेशा क्या होगी, आर्मेचर प्रतिक्रिया होगी। उत्तर क्या आएगा, ए ऑप्शन। पर हाँ, अगर भाई होते जी जनरेटर है तो उसके अंदर न के बराबर होती है आर्मेचर अभिक्रिया, क्या होती है, न के बराबर, नगण्य मान लेते हैं अपने बाद में, पर होती जरूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 600 आरपीएम पे चलते मशीन के चालक में प्रेरित विद्युत बल क्या होगा। फ्लक्स घनत्व का शिखर मान कितना, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और मशीन का व्यास कितना है, 2 मीटर, मशीन की लंबाई कितनी, 0.30 मीटर। तो पूछा क्या है, ईएमएफ। तो ई बराबर बी एल वी होता है, क्या होता है, बी एल वी। बी बोले तो फ्लक्स घनत्व, एल बोले तो चालक की लंबाई, वी बोले तो आयतन। तो एक काम करता हूं, बी का मान कितना है मेरे पास, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एल का मान कितना है, लंबाई कितनी है, 0.30 मीटर, कितनी है, 0.30 मीटर, 0.30 इंटू वी, वी होता है आयतन। आयतन क्या होता है मेरे पास, लंबाई इंटू एरिया, लंबाई इंटू एरिया। तो v बराबर रहता है मेरे पास यहां पे डी पाई एन बटे 60, क्या रहता है, डी पाई एन बटे 60। डी बोले तो व्यास, व्यास कितना है इसका, 2 मीटर, तो 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू एन का मान कितना है, 600 आरपीएम, कितना है, 600 बटे एन का 60 का 60। तो इसका जो उत्तर आएगा वो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, उत्तर आ जाएगा मेरे पास, कितना आएगा, लगभग 18.84। ठीक है, आप निकाल के ट्राई कर लेना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 पोल डीसी मशीन जो 1000 आरपीएम पे चलती है, 240 वोल्टेज 240 तरंग संयोजित चालकों के लिए फ्लक्स प्रतिध्रुव ज्ञात कीजिए।
500 वोल्टेज का खुला परिपथ वोल्टेज उत्पादित करता है। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला होता है मेरे पास E बराबर फाई जेड एन पी डिवाइड बाई 60 ए। पूछा क्या इसने, फ्लक्स पूछा, क्या पूछा, फ्लक्स। तो फ्लक्स को यहीं पे रख लेता हूं और सभी को इधर ले जाता हूं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू 60 इंटू ए डिवाइड बाई जेड एन पी। ई का मान कितना है 500 इंटू 60 इंटू ए का मान कितना है, वेव है, कौन सी वेव वाइंडिंग, वेव के लिए कितना होता है 2 डिवाइड बाई जेड का मान कितना है 240 इंटू एन का मान कितना है 1000 आरपीएम इंटू पी का मान कितना है 6 पोल। तो इसको आप काट लेना, काटने के बाद जो उत्तर आएगा वो मेरे पास 0.042 वेबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.042 वेबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 750 आरपीएम पे चल रहे डीसी मशीन का प्रेरित ईएमएफ कितना, 220 वोल्टेज। 700 आरपीएम पर 250 वोल्टेज प्रेरित ईएमएफ को उत्पादित करने के लिए क्षेत्र फ्लक्स में प्रतिशत बढ़ोतरी बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर फाई एन। ई बराबर फाई एन, जो पोल वगैरह वो तो क्या मान लिया मैंने, स्थिर मान ली। तो ये E1 हो गया, ये फाई 1 हो गया, ये क्या हो गया N1 बटे E2 फाई 2 N2। ठीक है, E1 का मान कितना है मेरे पास 220 वोल्टेज, 220 बट्टे E2 का मान कितना है 250 वोल्टेज, 250 बराबर फाई 1 का मान कितना है, एक मान लेता हूं, पहले एक था, इंटू N1 का मान कितना है मेरे पास 750 आरपीएम, तो 750 बटे फाई 2 का मान मुझे पूछा गया है, तो फाई 2 का फाई 2 रख लेता हूं, इंटू N2 का मान कितना है 700, कितना है 700। अब इसको मैं सॉल्यूशन करूंगा, मेरे पास उत्तर कितना आएगा मेरे पास 1.2175। तो पहले मैंने फ्लक्स कितना माना है 1, अब कितना आ गया 1.21, तो कितना बढ़ गया 0.2175। अब मैं प्रतिशत में चेंज करूंगा, प्रतिशत में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 1 इंटू 100 कर दूंगा, यानी कि अब का फ्लक्स बड़ा है वो बट्टे पुराना फ्लक्स इंटू 100। उत्तर कितना आ जाएगा मेरे पास 21.7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया एमएमएफ है, क्षेत्र ध्रुवों के सापेक्ष स्थिर, क्षेत्र ध्रुवों के सापेक्ष घूमने वाली, आर्मेचर के सापेक्ष घूमने वाली। देखिए आर्मेचर प्रतिक्रिया कहां पे होती है, आर्मेचर में। मान लीजिए ये मेरे पास आर्मेचर है, इसी के अंदर पैदा हो रही है आर्मेचर प्रतिक्रिया। अगर आर्मेचर के बारे में और आर्मेचर प्रतिक्रिया दोनों के बारे में पूछा जाए तब तो क्या होगी घूमने वाली, और पोलों के साथ पूछा जाए तो क्या होगी स्थिर। क्षेत्र ध्रुव के सापेक्ष क्या होती है स्थिर, हाँ होती है। क्षेत्र ध्रुव के सापेक्ष घूमने वाली होती है, नहीं होती। आर्मेचर के सापेक्ष क्या होती है घूमने वाली, सही बात है, मैंने बता भी दिया। ये बातें तो मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इसका उत्तर क्या है 1 और 3 क्या है सही, केवल 1 और 3 सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्युत मशीन के वायु अंतराल में त्रिकोणीय या चुंबकीय वाहक बल तरंग उत्पन्न होती है। इस तरह की तरंग खाली स्थान के द्वारा उत्पादित होती है। तो ऐसा केवल और केवल डीसी मशीनों में होता है। कहां पे होता है डीसी मशीनों में। उत्तर क्या आएगा डी ऑप्शन। एसी में ऐसा नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्या है, डीसी मशीनों में शून्य भार पर स्पेस में वायु अंतराल फ्लक्स का वितरण होता है। किस प्रकार होता है, बात किसी शून्य भार पर स्पेस के अंदर बोले तो एयर गैप के अंदर। अगर शून्य भार पे स्पेस में पूछे तो कौन सा आएगा त्रिकोणीय। अगर लोड पे पूछे तो फ्लैट टॉप, कैसा आएगा फ्लैट टॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी मशीन का आर्मेचर एमएमएफ होता है त्रिकोणीय स्पेस वितरण। तो ये अब बात मैंने भी बताइए कैसा होता है त्रिकोणीय स्पेस वितरण। उत्तर क्या आएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, मानना कि आर्मेचर चालकों की सतह पर धारा का वितरण एक समान है। स्पेस में भारित डीसी मशीन के परिणामी आर्मेचर एमएमएफ का आकार सममित है।
बात वही आ गई वापस, क्वेश्चन वही पूछे दोबारा, स्पेस का पूछा है तो कैसा होगा, इंटरपोल अक्ष के साथ अपने शिखर के साथ त्रिकोणीय तरंग, त्रिकोणीय आएगा, उत्तर क्या आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन। इंटरपोलर के साथ आएगा, इंटरपोलर बोले तो जो ये पोल होते हैं उनके मध्य की जो दूरी होती है, मध्य का जो गैप होता है वो क्या होता है, इंटरपोलर। ध्रुव के अक्ष के साथ नहीं होता, केवल इंटरपोल के अक्ष के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, डीसी मशीन के आर्मेचर चालक में प्रेरित ईएमएफ होता है। आर्मेचर चालक में हमेशा होता तो एसी है, पर यहाँ पे डीसी मशीनों के अंदर कभी भी एसी नहीं होता, प्योर एसी नहीं होता, क्योंकि वहां पे एयर गैप के अंदर फ्लक्स आ जाता है त्रिभुजाकार। इसकी वजह से किस प्रकार का होता है, ट्रेपेजोइडल, यानी कि समलंबाकार। उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।